उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय, ये तो दंगा बाबू निकला। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। उमर खालिद was making speeches calling for riots. हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। खालिद ने भाषण से दंगों के लिए उकसाया। भड़काने का, हिंसा को फैलाने का बार बार आह्वान किया जाता है। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। उमर खालिद, ये वो नाम है जो आप में से शायद हर इंसान ने सुन रखा होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के चाहे किसी भी इलाके में छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का हो, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उन प्रोटेस्ट की वजह से उमर खालिद का नाम चर्चाओं में आ ही जाता है। उमर खालिद का ये नाम कभी तो मीडिया में नजर आता है तो कभी सोशल मीडिया पर नजर आता है। लोग जो उमर खालिद की इतनी ज्यादा चर्चाएं करते हैं, उनमें से एक ग्रुप तो वो है कि जो उमर खालिद को हीरो बताता है, क्रांतिकारी बताता है, इवन आज के दौर का भगत सिंह तक कह देता है। तो वहीं दूसरा ग्रुप वो है कि जिसकी नजरों में उमर खालिद सिर्फ और सिर्फ विलन है। ये ग्रुप उमर खालिद को एंटी नेशनल कहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर कहता है, इवन और आगे बढ़कर आतंकवादी तक कहता है। उमर खालिद का विरोध करने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को आम लोगों के साथ साथ देश के मशहूर से मशहूर नेता तक मिल जाएंगे। मगर दूसरी तरफ उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले लोगों की लिस्ट भी छोटी नहीं है, ये भी लंबी है। और इस लिस्ट में भी हिंदुस्तान तो छोड़िए बल्कि आपको दुनिया के भी मशहूर से मशहूर लोग मिलेंगे। इसमें आपको अमेरिका के ममदानी मिलेंगे, इसके अलावा अमेरिका के सांसद तक मिलेंगे। यही तो वजह है कि जब भी कोई उमर खालिद के बारे में जानने की कोशिश करता है, कुछ समझने की कोशिश करता है, फौरन ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये इंसान है कौन। ये एक हीरो है या फिर विलन, ये एक क्रांतिकारी है या फिर आतंकवादी। आखिर उमर खालिद की असली कहानी है क्या, और ये इंसान जो पूरे हिंदुस्तान में इतना ज्यादा मशहूर है, इसके पीछे वजह क्या है। कैसे और क्यों जेएनयू का ये स्कॉलर कि जो कभी माइक पर खड़े होकर बोलने में माहिर समझा जाता था, पिछले लगभग 5-6 साल से लगातार तिहाड़ जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस तरह के सभी सवाल अगर कभी न कभी आप लोगों के दिमाग में भी आते हैं तो एक एक करके इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथियों, देरी ना करते हुए अगर कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो उमर खालिद का जन्म 1987 में दिल्ली के जाकिर नगर के जामिया इलाके में हुआ था। सैयद कासिम रसूल इलियास और सबीहा खानम के यहाँ पर पैदा होने वाले इस बच्चे का नाम इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम के नाम पर सैयद उमर खालिद रखा गया था। उमर खालिद की जिंदगी के शुरुआती साल दिल्ली के इसी खास इलाके में ही गुजरे। यहीं पर उमर खालिद की परवरिश हुई, यहीं पर ही उमर खालिद ने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट की और फिर इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रोड़ीमल कॉलेज के अंदर उमर खालिद ने हिस्ट्री की पढ़ाई की। उमर खालिद के बारे में रिसर्च से ये पता चलता है कि ये इंसान बिल्कुल शुरुआती उम्र से ही पॉलिटिकली काफी एक्टिव था। मतलब शुरू से ही एक्टिविज्म में या फिर पॉलिटिकल चीजों में इस इंसान को काफी इंटरेस्ट था। हाँ, वो बात अलग है कि उमर खालिद की जिंदगी में असली मोड़ उस वक्त ही आया था कि जब उमर खालिद ने मशहूर जेएनयू मतलब के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रुख किया था। एक और उमर खालिद से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीज जो आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगी वो ये है कि उमर खालिद नाम से तो मुसलमान है। इस इंसान का जन्म भी एक मुस्लिम फैमिली में हुआ है, मगर सोच से, विचारधारा से ये इंसान मुसलमान नहीं बल्कि काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एक नास्तिक है। और ऐसा खुद उमर खालिद के ही बयानों से या फिर इनकी फैमिली की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट से पता चलता है। उमर खालिद के फादर खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उमर खालिद कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, बल्कि उमर ने तो नमाज, रोजा जैसी चीजों पर भी सवालात उठाए हैं। बिल्कुल ऐसी ही चीजें हमको उमर खालिद के बाकी दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स के बयानों से पता चलती हैं, जिसमें बताया जाता है कि उमर खालिद ने गॉड के वजूद पर भी सवाल उठाए हैं। आगे बढ़े तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बाद अब उमर खालिद ने अपने एमफिल और पीएचडी के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहां पर उमर
خالد نے جو PhD کی تھی وہ جھارکھنڈ کے آدیواسی سمودائے پر تھی، اور یہی وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی بھی تھی کہ جہاں سے ہی عمر خالد کی اصلی اور کافی ووادت کہانی شروع ہوئی۔ دوستو دراصل ہوا یہ تھا کہ عمر خالد نے JNU پہنچنے کے بعد وہاں پر جو لیفٹ گروپ تھا یا پھر لیفٹ کی پارٹی تھی اس کو جوائن کیا اور وہاں پر لیفٹ کی راجنیتی کرنا ہی شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر آخرکار وہ دن آ گیا کہ جس نے عمر خالد اور خود JNU کی کہانی کو بھی پورے ہندوستان میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ دن تھا 9 فروری 2016 کا، کہ جب اس افضل گرو کی پھانسی کو 3 سال گزر چکے تھے، کہ جس افضل گرو کو 2001 میں ہونے والے پارلیمنٹ اٹیک کا مین گناہگار مانا جاتا ہے۔ افضل گرو کی یہ پھانسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جیسی جگہوں سے تو کنفرم ہوئی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بعد میں دیا یاچکا پر بھی نظر ڈالی گئی تھی جو آخر میں جا کر ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ تو کل ملا کر حکومت، باقی ایجنسیز یا باقی سسٹم کو پوری طریقے سے یقین تھا کہ افضل گرو کے معاملے میں جو پورا لیگل پروسیس ہے اس کو فالو کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی افضل گرو کو سزا ہوئی ہے۔ مگر دوسری طرف ایک چھوٹا سا گروپ ایسا موجود تھا کہ جس کو یہ لگتا تھا کہ افضل گرو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، وہ اس طرح سے کہ افضل گرو کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان لوگوں نے تو افضل گرو کی پھانسی کو جوڈیشیل کلنگ تک کہہ ڈالا تھا۔ اسی گروپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ہی 9 فروری 2016 کے دن JNU کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ویسے تو یہ پروگرام ہر سال ہوتا تھا، مگر اس بار ABVP نے اس کا وروध کیا۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتاتے چلیں کہ یہ جو ABVP ہے یہ دراصل اسٹوڈنٹ کا وہی گروپ ہے کہ جو BJP سے ایسوسیٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے JNU کے اندر بڑے لیول پر ہنگامہ کیا اور یہ الزام لگایا کہ دیش ورودھی نعرے لگائے گئے ہیں اور دیش کو توڑنے کی بات کی گئی ہے۔ ماحول بہت جلد ہی اتنا زیادہ گرم ہو گیا کہ اگلے ہی دن جانچ کرنے کے آدیش دے دیے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام سوشل میڈیا اور میڈیا پر شٹ ڈاؤن JNU ٹرینڈ کرنے لگا، مطلب جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو بند کیا جائے۔ اب ہر میڈیا چینل پر رات میں آنے والے شو کا ٹاپک صرف اور صرف JNU نظر آ رہا تھا۔ ایک میڈیا چینل نے تو یہ تک رپورٹ چلا دی کہ ان کے پاس بالکل پختہ جانکاری ہے کہ JNU کے اسٹوڈنٹ عمر خالد کے جیش محمد سے کنیکشن تھے۔ حالانکہ 2021 میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات خود کنفرم کی گئی ہے کہ انٹیلیجنس کی طرف سے ایسی کوئی بھی رپورٹ تیار نہیں کی گئی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ عمر خالد کا کنیکشن جیش محمد سے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی دور میں ہی ایک ٹویٹ بھی خوب وائرل کیا گیا، جو ٹویٹ ایک حافظ سعید نام کے اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا اور جس میں JNU کے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمرتھن دینے کی بات کہی گئی تھی۔ نام اور تصویر کو دیکھ کر تو لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ مانو یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکوادی حافظ سعید کا اکاؤنٹ ہے جو JNU کے ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ عام لوگ تو چھوڑیے بلکہ اس دور کے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ، انہوں نے بھی اس میٹر پر ایک بیان دیا اور کہا کہ پاکستان کا جو حافظ سعید ہے وہ JNU کے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں دلی پولیس کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ دلی پولیس کے مطابق ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت تھے ہی نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ اکاؤنٹ حافظ سعید کا تھا، اور تو اور کچھ وقت کے بعد یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ ساتھیوں اسی پیریڈ میں ہی ایک میڈیا چینل پر ایک جرنلسٹ کی طرف سے تو یہ تک دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ عمر خالد پاکستان گیا تھا، اس نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا، اس کے علاوہ اس نے پاکستان اور UAE میں فون کال کے ذریعے سے کئی بار کانٹیکٹ بھی کیا تھا۔ حالانکہ بعد میں عمر خالد اور عمر خالد کی فیملی کی طرف سے آئے ہوئے بیانوں سے یہ پتہ چلا کہ جس وقت یہ سارا دعویٰ کیا گیا تھا اس وقت تک عمر خالد کے پاس کوئی پاسپورٹ ہی نہیں تھا۔ کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو 12 فروری کو ہی کنہیا کمار کو گرفتار کیا گیا کہ جو اس وقت JNU اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہی 2 اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن 2 لوگوں میں سے ایک نام عمر خالد تھا۔ کچھ دن کے بعد ہی مطلب 9 مارچ 2016 کے دن عمر خالد کو ضمانت بھی مل گئی تھی۔ بیل ملنے کے بعد وہ JNU پہنچے اور وہاں پر فریڈم اسکوائر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، جس اسپیچ میں ہی عمر خالد کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جب میں جیل میں تھا تو بار بار میرے اوپر یہ آروپ لگ رہا تھا کہ میرا پاکستان سے کنیکشن ہے، میں نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا جبکہ میرے پاس تو کوئی پاسپورٹ تک موجود نہیں ہے، تو بھلا بنا پاسپورٹ کے میں کیسے گیا تھا۔ 2016 کے اس انسیڈنٹ کے بعد سے عمر خالد کی زندگی پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھی۔ اب کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ آئے دن ان کو دھمکیاں ملا کرتی تھیں۔ یہ دھمکیاں کبھی فون پر ہوا کرتی تھیں، کبھی دوسری طریقے سے۔ ایون 2018 میں تو عمر خالد کے اوپر گولی بھی چلی جس میں عمر خالد بال بچے۔ عمر خالد کا نام لگاتار ووادوں میں رہا اور دھیرے دھیرے وقت بھی گزرتا گیا۔
मगर फिर साल आया 2019 का कि जब इस साल के आखिर में CAA और NRC को लेकर देश भर के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए। वैसे तो मेनली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से किए जाने वाले ये विरोध प्रदर्शन लगभग पूरे देश के अंदर ही हो रहे थे, मगर फिर भी इनका जो मेन सेंटर था वो राजधानी दिल्ली था। दिल्ली में ही सबसे बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, खास तौर से शाहीन बाग और जाफराबाद जैसे इलाकों में। कुछ महीने तक चलने वाले ये प्रोटेस्ट लगातार पीसफुल ही रहे, मगर फिर फरवरी 2020 में जाकर अचानक से ये प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर दंगों में बदल गए। ये वो खतरनाक दंगा था कि जिसने 53 लोगों की जानें ले ली। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह का भी बहुत नुकसान हुआ। बेशुमार प्रॉपर्टीज मतलब मकान दुकानों को जलाया गया या उनके साथ तोड़फोड़ की गई। इस दंगे का शिकार होने वाले जो लोग थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से थे। इनमें से भी जो ज्यादा थे वो मुसलमान थे, मतलब मरने वाले टोटल लोगों में से लगभग 2/3 नंबर मुसलमानों का ही था। और जो प्रॉपर्टी वगैरह का भी नुकसान हुआ था वो भी ज्यादातर मुसलमानों की ही थी। दोस्तों, दिल्ली के ये खूनी और खतरनाक दंगे जब खत्म हुए और पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि ये जितना भी दंगा फसाद हुआ था ये कोई अचानक से या इत्तेफाक से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी तो बहुत पहले ही प्लानिंग की गई थी। बहुत दिन पहले ही एक खुफिया मीटिंग में इन तमाम चीजों की प्लानिंग की गई थी, वो भी डेट के साथ, क्योंकि इस खास डेट को इंडिया के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आना था। और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, इसको लेकर खुफिया मीटिंग की थी, मतलब जो इन तमाम चीजों के मास्टरमाइंड थे, उन लोगों में एक बड़ा नाम उमर खालिद का है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उमर खालिद दिल्ली दंगों के आरोपी हैं या नहीं ये तो एक अलग मुद्दा है, मगर हाँ उस दौर में CAA और NRC को लेकर ये जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें उमर खालिद काफी आगे नजर आए थे। दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उमर खालिद ने लगभग 50 अलग अलग प्रोटेस्ट साइट पर जाकर स्पीचेस दी थी, जिन भाषणों के अंदर जाहिर है खुले तौर पर BJP का विरोध हुआ करता था। इसी पीरियड में ही 27 दिसंबर 2019 को मुंबई में अपने दिए गए एक भाषण में ही उमर खालिद ने कहा था कि हमसे आज़ादी के 70 साल बाद भी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। हम भारतीय बाई चांस नहीं हैं बल्कि बाई चॉइस हैं। सितंबर 2020 में उमर खालिद को दिल्ली दंगों के इन्हीं तमाम आरोपों में गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर अब तक मतलब कि पिछले लगभग 6 साल से उमर खालिद जेल के ही अंदर हैं। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई किस हद तक सही थी, किस हद तक गलत थी, उमर खालिद और दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी थी वो किस हद तक सही साबित हुई या किस हद तक उसमें गड़बड़ी पाई गई, या फिर ये जो बहुत सारे लोग इस मामले में ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि उमर खालिद को तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है ताकि असली लोगों को बचाया जा सके, ये सारी ही चीजें एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि ये पूरा मैटर अपने आप में न सिर्फ काफी बड़ा है बल्कि कॉम्प्लिकेटेड भी है। मगर वो एक सिंपल चीज कि जो इस केस में बिल्कुल ऊपर से ही हमको नजर आ जाती है और जिसको लेकर ही इस केस में सबसे ज्यादा चर्चाएं भी होती हैं, वो ये है कि लगभग 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उमर खालिद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, पिछले इस 5-6 साल के लंबे अरसे में उमर खालिद की 1 दर्जन से भी ज्यादा बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जबकि ट्रायल तो सिरे से शुरू ही नहीं हुआ है। आसान ज़बान में आप बस इतना समझिए कि किसी भी इंसान के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो आरोप उसके ऊपर सही लगे हैं मतलब वो वाकई गुनहगार है, या फिर आरोप गलत लगे हैं मतलब वो गुनहगार नहीं है। ये चीज़ साबित भी तभी होती है जब ट्रायल शुरू होता है। अब जब सिरे से ट्रायल ही शुरू नहीं होगा तो किसी भी इंसान के गुनहगार या फिर बेगुनाह होने का पता लग ही नहीं सकेगा। विदाउट ट्रायल ही पिछले 5-6 साल से लगातार उमर खालिद के जेल में होने की वजह से ही हम देखते हैं कि उमर खालिद के बारे में बहुत सारे राइटर्स या फिर जर्नलिस्ट या फिर नेताओं के बयान भी आते रहते हैं, जिन बयानों में इन लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि बिना ट्रायल के किसी इंसान को इतने लंबे वक्त तक जेल में रखना दरअसल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इंडिया में देखें तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े नाम उमर खालिद की सपोर्ट में लिख चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ममदानी का नाम अभी हाल ही के दिनों में काफी चर्चाओं में आया था। ज़ोहरान ममदानी ने न सिर्फ उमर खालिद के माँ बाप से मुलाकात की थी बल्कि उमर खालिद के नाम एक खत भी लिखा था, जिस खत की शुरुआत ममदानी ने डियर उमर के साथ की थी, मतलब कि प्यारे उमर। बाकी चीजों को लिखने के साथ साथ आखिर में लिखा था कि आपके माँ बाप से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम सब लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के 8 सांसदों ने भी भारत के राजदूत को खत लिखकर उमर खालिद की इस लंबी कस्टडी पर चिंता जाहिर की थी। हालांकि ज़ोहरान ममदानी का खत लिखने का मामला हो या फिर अमेरिकी सांसदों की तरफ से चिंता जताने का मामला हो, इन सारी चीजों को लेकर बाद में भारत के अंदर नाराजगी भी देखी गई थी। तो दोस्तों, ये थी उस उमर खालिद
کی پوری کہانی کہ جس عمر خالد کا نام آپ آئے دن ہر طرف کہیں نہ کہیں سنتے ہی رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔